अन्य रूप कौन बनेगा? नमस्कार, मैं हूं मुकेश यादव। देखते रहे सच्चे और सार्थक समाचार। छपारा सिवनी, मध्य प्रदेश उप वनमंडल छपारा के अंतर्गत आज हम अनुभूति कैंप सिरकापार समुद्र राजा वन परिक्षेत्र छपारा में दिनांक 30 जनवरी 2023 को सिरकापार में उपस्थित है। बीट प्रभारी ऋषि 15 हैं। कक्ष क्रमांक RF 1131 छपारा सामान्य वन परिक्षेत्र में वन परिक्षेत्र अधिकारी शरद सिंह है। उप वन मंडल अधिकारी मनेंद्र सिंह जयंत वन मंडल अधिकारी के द्वारा विद्यार्थियों को आज पर्यावरण के साथ वन के प्रति जागरूक किया जाएगा। विद्यार्थियों को वन दूत बनाने का सफल प्रयास किया जा रहा है। आज मुख्य अतिथि वन मंडल अधिकारी वासु कनौजिया है। इस अनुभूति कैंप में मास्टर ट्रेनर MS खान सेवानिवृत्त सहायक वन संरक्षक एवं RB सिंह सेवानिवृत्त सहायक वन संरक्षक ने जंगल के महत्व, जंगल पर आधारित जीवन और तेंदुपत्ता से संबंधित विस्तृत जानकारी के साथ साथ जंगली जानवरों के पद चिन्हों की पहचान किस तरह की जाती है, इससे अवगत कराया। ये जो आप लोग देख रहे हैं, ये पैरों के निशान हैं जो हमको क्या मिलते हैं गवाही के रूप में। जंगल में जमीन पर हम चलते हैं तो हम देखकर चलते, तो ये पैरों के निशान आपको दिखाई देंगे। वो कौन से हो सकते हैं? वो जानवर जो हैं कुछ सुबह निकलते हैं, कुछ दोपहर को, कुछ रात में निकलते हैं। उसके अनुसार से हमको इनकी ताजगी पता चल जाती है कि कैसे हैं। अब यहाँ पे कुछ दिए हुए हैं, जैसे आप देखेंगे कि ये भालू का पैर का निशान है। भालू का कैसा होगा? देखिए लगभग जैसे एक बच्चे का या एक आदमी का पैर होता है, ये दिखाई देगा। यहाँ दो चिन्ह बने हुए हैं, एक आपको पूरा दिखाई दे रहा है, एक आधा। ये अगले हाथ, अगले पैर का उसके 4 होते हैं, अगले 2 होते हैं और 2 पिछले पैर होते हैं। चौपाया यानी 4 पैरों से चलता हो। तो अगले वाले में आप देखेंगे इस प्रकार के आपको मिलेगा, आधा मिलेगा। और ये जो पिछला पैर रहता है ये हमारे पैर के जैसा मिलेगा। उंगलियां इसकी 5 रहती हैं। देखिए 1 2 3 4 5 आपको 5 ही मिलेंगी, इसमें भी 5 मिलेंगी। परंतु देखिए आप बहुत गौर से देखेंगे तो यहाँ छोटे छोटे और निशान दिख रहे हैं, ये उसके नाखूनों के निशान हैं। तो नाखूनों के निशान, उंगलियों के निशान और गदेली, ये हथेली जिसको अपन बोलते हैं, वो दिखे। अगले दोनों में क्या होता है, ये पिछला एक हिस्सा सामने वाला टच होता है, ऊपर वाला नहीं होता, इसलिए ये आधा बनता है, ये वाला। तो ये हो गया आपका भालू का। भालू एक और देख सकता है, पेड़ पे आप देखेंगे जब वो चढ़ता है और उतरता है शहद के लिए, तो उसके निशान भी आपको दिखते हैं। तो ये जंगल में हम उसको भी देख के समझ लेते हैं यहाँ पे भालू होता है। अब चलिए अगले पे आते हैं अपन। ये बाघ का दिया हुआ है। बाघ हमारा क्या है? हमारा बाघ राज्य कहलाता है। सबसे ज्यादा टाइगर हमारे भारत में कहाँ पे है? मध्य प्रदेश। तो बाघ में आप देखेंगे 1 2 3 4, ये बड़ी उंगली है, ये बाकी की ये छोटी उंगली है। अब इसमें हम लोग देखें नर और मादा भी पहचान लेते हैं। नर और मादा कैसे पहचानेंगे? जैसे हम इसको देखते ही से बोल देंगे ये मादा का है। मादा में आप देखेंगे कि इनका आप आकार देखिए, ये अंडाकार दिखाई देगा। यहाँ पे चौड़ा है, यहाँ पे नोक आ गई, यहाँ पे चौड़ा है, यहाँ पे नोक आ गई। अगर इस तरह है तो ये क्या है? मादा बाघ है। अगर नर बाघ होता तो क्या होता है? ये गोल राउंड होते हैं। ये तेंदू की झाड़ी है। माह फरवरी के लास्ट और 15 मार्च तक हम इसका जो है साग कर्तन कर देते हैं, इसको नीचे से काट देते हैं। इसके बाद अप्रैल मई में इसके ताज़े पत्ते निकलते हैं और वो जब मैच्योर होते हैं तो उसको तोड़ के 50 पत्ते की एक गड्डी बना के इस तरह की 100 गड्डी का विक्रय हम फड़मुंशी को दे के और 300 रुपया प्राप्त कर लेते हैं। कितना? 300 रुपया प्राप्त कर लेते हैं। इसके बाद वो जो लाभ मिलता है बेचने पे, जो लाभ मिलता है उससे विभिन्न योजनाओं का संचालन वन विभाग करता है और आप लोगों को कुछ हिस्सा लाभांश के रूप में मिलता है, जिसको आप लोग बोनस कहते हैं। ठीक है। और ये तेंदुपत्ता तोड़ने वाले संग्राहकों का बीमा होता है। साधारण मौत में और एक्सीडेंटल मौत में अलग अलग पैसा उसके वारिसान को मिलता है।
ठीक है। और रही बात एकलव्य शिक्षा योजना भी इसी से लिंक की गई है। तो इस पत्ते से जो फायदा होता है उससे 9वीं से लेके 12वीं तक के छात्रों को उनको अच्छी पढ़ाई पे छात्रवृत्ति भी दी जाती है। अभी यहाँ पे आप लोगों ने इसका लाभ नहीं लिया है। ये हमारे लिए कामधेनु है। इसकी पत्ती बहुत ही महत्वपूर्ण होती है और इसकी पत्ती का उपयोग बीड़ी बनाने में किया जाता है। जो ज़्यादातर आजकल बाहर लोग बीड़ी पीते हैं सिगरेट की बजाय, क्योंकि इसमें तंबाकू लगता है। तंबाकू के कारण लोगों को मना किया जाता है कि बीड़ी ना पिए, ठीक है। पर वन विभाग का एक राजस्व का स्रोत है ये, ठीक है ना। सबको समझ में आ गया। और 50 पत्ते की गड्डी में 25 का मुँह एक तरफ और 25 का मुँह दूसरी तरफ करके पलाश की जड़ से निकले हुए फाइबर रेशा से उसकी टाइट की जाती, बंधन किया जाता है। और 100 गड्डी उसको गिनवा के हम आते हैं फड़मुंशी को, और उसमें हमको पैसा प्रारंभिक रूप से 300 रुपया मिलता है। इसके बाद जो फ़ायदा मिलता है वो बोनस के रूप में भी मिलता है, ठीक है। और तोड़ने वाले का बीमा होता है। अगर कहीं धोखे से मौत हो गई तो उसको मेरा ख्याल 25,000 और एक्सीडेंटल में 2 लाख रुपया तक का प्रावधान है मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये तो मालूम ही है तेंदुपत्ता का, ठीक है ना। तेंदुपत्ता का इसी से प्राप्त होता है। तेंदु का झाड़ है तो पत्ते भी प्राप्त होते हैं। तो जब अपन झाड़ी है ना, झाड़ी से अपन काटते हैं वो तेंदुपत्ते मिलते हैं। मैं ये बताना चाहिए ये जो पौधा है, ये जंगल हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, ये बताना उद्देश्य है कि ये तेंदु का जो झाड़ है, ये तेंदुपत्ता जब टूटता है ना तो हमारे मध्य प्रदेश के लगभग 90 लाख लोगों को इससे रोजगार मिलता है। कितना? 90 लाख लोगों को। अरे नहीं, बता रहा हूँ आपको। 90 लाख लोग इस व्यापार से जुड़े हुए, तेंदुपत्ता व्यापार से। और कैसे जुड़े हुए हैं? जो बीड़ी बनाने के कारोबार से जुड़े हुए हैं। इससे जब तेंदुपत्ता जब तोड़ते हैं, संग्राहक तोड़ते हैं, तो हम उसको सरकार पैसे देती है। इस तरीके से उन लोगों को रोजगार मिलता है। फिर उसका जब विक्रय होता है उसमें उनको बोनस मिलता है। इसके अलावा छात्रवृत्ति वगैरह मिलती है। जो उनके बच्चे होते हैं उनको छात्रवृत्ति मिलती है। तो कहते हैं ना कि हमारे लिए ये प्रकृति बहुत ज़रूरी क्यों है? इसीलिए ज़रूरी कि यहाँ का हर पेड़ पौधे पत्ता हमारे लिए बहुत कीमती है। तेंदु का एक झाड़ इतने लोगों को रोजगार देता है। अब बताओ कोई ऐसी कंपनी अगर हम फैक्ट्री डालें कितने लोगों को रोजगार दे देगी? 1,000, 2,000, 10,000, 5,000। यहाँ एक ही झाड़ से, एक ही पौधे से हम 90 लाख लोगों को रोजगार दे रहे हैं। ये कितनी बड़ी चीज़ है, इसको हमको बचा के रखना है अपन को, ठीक है। कि छपारा में जो है बंदर जो होते हैं ना, बहुत आतंक मचाते हैं, हमला करते हैं, हमसे कुछ चीज़ें छीन के ले आते हैं। तो ये इसके लिए हम लोग दोषी होते हैं। क्या करते हैं कि हमने उनमें भगवान जी देख लिए, हनुमान जी देख लिए। हम क्या करते हैं, रोटी डालते हैं, उनको पूड़ी डालते हैं, खाने की चीज़ें डालते हैं। उनको आदत पड़ जाती है। वो ये समझते हैं कि कोई व्यक्ति आ रहा है तो ये हमको खाने के लिए भोजन देगा, ठीक है ना। ये नहीं करना है हमको। ये जंगली जीव है, जंगल में रहने के लिए होते हैं। और ये जंगली जो फूल पत्ती है, इन पे अपना जीवन जो भी भोजन की पूर्ति करते हैं। तो हमें कोई ऐसा प्रयास नहीं करना चाहिए और लोगों को रोकना भी चाहिए कि कोई भी जानवर हो, चाहे वो बंदर हो, लंगूर हो, अन्य कोई जानवर, उनको अपनी तरफ से कोई भोजन उपलब्ध ना कराएं, ठीक है। एक समय के बाद क्या, जब उनको आदत पड़ती है तो फिर आपसे छीनने लगते हैं, आपसे भोजन छीनने लगेंगे, आपकी कुछ दिनों बाद हमला भी करने लगेंगे, काटने लगेंगे। तो इस तरह की घटनाएं होती हैं। तो हम कोशिश करें कि हम जानवरों को, खासकर बंदर को, लंगूर को, हम अपनी तरफ से कोई प्रत्यक्ष भोजन उपलब्ध ना कराएं। और ऐसा हम, ये मैसेज हमको फॉलो भी करना है और हमें परिवार में, घर में सब लोगों को हमको बताना भी इस संबंध में, ठीक है। हमको उसके बारे में उसको महसूस करना। जैसे हम यहाँ वन विभाग से संबंधित जो अनुभूति कार्यक्रम है, तो प्रकृति वनों को महसूस करना, ये कार्यक्रम क्यों कराया जाता है? ताकि आप लोग वन्य प्राणियों के महत्व को समझें, उनका क्या योगदान है हमारे जीवन में प्रत्यक्ष रूप से। तो जैसे कि हमारे सर लोग, सीनियर लोग जो हैं, वो आपको कई चीज़ें बता रहे हैं, उसी तारतम्य में मैं भी कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे कि वन विभाग हमारा क्या क्या काम करता है और उसका आप लोगों से अप्रत्यक्ष प्रत्यक्ष किस रूप से संबंध है। जैसे कि आप ये जंगल देख रहे हैं, इसके प्रत्यक्ष लाभ भी हमको है, अप्रत्यक्ष भी है। वनों से हमको ऑक्सीजन प्राप्त होती है और जो वातावरण की अशुद्ध वायु है उसको अवशोषित करते हैं, शुद्ध वायु हमको देते हैं, प्राणवायु देते हैं, ठीक है। इसके साथ साथ हमारे जो भूमि कटाव है, जो इसको मृदा क्षरण बोलते हैं, सॉइल इरोजन, उसको भी कम करते हैं। क्यों? क्योंकि वो ज़मीन को, मिट्टी को, उसकी जो जड़ें होती हैं पकड़ के रखती हैं।
उससे जो हमारे वर्षा में तेज़ गति से बहाव जो आता है भूषण नहीं हो पाता है, उससे हमारी जो उपजाऊ मिट्टी है उसका क्षरण नहीं होता है। और यदि उस मिट्टी का क्षरण होगा तो उससे लगे हुए जो हमारे किसान हैं उनके खेतों में भी उपजाऊ मिट्टी नहीं बचेगी। इस प्रकार से वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष दोनों रूप से हमको मददगार है। तो हमारा वनों के लिए क्या कर्तव्य बनता है? उनकी रक्षा करें। जो उसको काट रहा है या नुकसान पहुंचा रहा है उनको रोकें, और जो आदतन अपराधी हैं उसकी सूचना वन विभाग को दें, ताकि हम उसको वनों और वन्य प्राणियों की सुरक्षा कर सकें। तो मेन उद्देश्य ये है। और हम लोग अब जैसे क्या कार्य करते हैं, अब हम लोगों के क्या दायित्व हैं वनों के प्रति, उसमें से मैं कुछ बताना चाहता हूँ। जैसे पहला, जो खाली ज़मीन है जहाँ पेड़ पौधे नहीं हैं वहाँ वृक्षारोपण करना। उसकी हम लोग 5, 7 या 10 वर्ष तक उसका देखभाल करते हैं, ताकि जो जंगल हमारा नष्ट हो गया है उसको फिर से बनाया जा सके, स्थापित किया जा सके। ठीक है। और भी हमारी ऐसी गतिविधियाँ। दूसरा, हमारी वन समितियाँ भी होती हैं, उसमें आप लोगों के जो स्थानीय जो होते हैं उसी में से हम लोग अध्यक्ष चयन करते हैं। तो वो भी वन विभाग के साथ समिति भी मिलकर काम करती है। तो उनके साथ साथ आपको भी योगदान देना है। वन समितियाँ बनाई जाती हैं, वो तो साथ देते ही हैं वन विभाग का, लेकिन आपको भी एक नेचर वॉलंटियर की तरफ, जो कह रहे थे ना, नारा लगा रहे थे, वनों की रक्षा कौन करेगा, हम करेंगे, हम करेंगे। और वन दूत कौन बनेगा, हम बनेंगे, हम बनेंगे। वन दूत मतलब नेचर वॉलंटियर, कि हमको अपने स्तर से भी वनों की सुरक्षा, उनके संवर्धन, साथ ही वन्य प्राणियों की सुरक्षा, उनके संवर्धन में योगदान देना। तो यह मेन हमारा उद्देश्य है, इसलिए यह कार्यक्रम का आयोजन कराया जाता है। आप लोग, या अनुभूति शब्द का क्या मतलब है? अनुभूति से आप क्या समझते हो? वन पे है, और मेरे ख्याल से वन हम लोग पे डिपेंड नहीं है, मगर हम लोग डिपेंड हैं उन पे हर तरह से, चाहे वो ऑक्सीजन हो, चाहे वो आपका क्लाइमेट चेंज हो, कुछ भी हो। अगर थोड़ा सा भी वन कम हो जाता है तो अचानक से आपकी गर्मी बढ़ जाएगी, आपके सामने वाले तालाब सूखने लग जाते हैं। ठीक है, अचानक से आपके क्या बोलते हैं फसलें सूखने लग जाएंगी। ये कोई समझ नहीं पाता है, मगर बच्चों को ये पता होना चाहिए कि अगर वन कम होंगे, पेड़ कम होंगे, तो जब पेड़ कम होंगे तो बादल नहीं आएंगे, बादल नहीं होगा तो पानी नहीं बरसेगा। एक सिंपल सा कनेक्शन है ये। इसलिए वन रखना, वन जरूरी बहुत ज़्यादा है हम लोग को। और कम से कम हम लोग की ये कोशिश होनी चाहिए कि जितना वन हम आज की तारीख में देख रहे हैं, जितने भी पेड़ हम आज की तारीख में देख रहे हैं, उनको बचा के रखें। और कम से कम इतना रखें कि आगे आने वाली पीढ़ी सिर्फ किताबों में वन को ना देखे, असलियत में भी वन देख पाए। ठीक है, तो आज हम सब लोग ये प्रॉमिस करते हैं कि नहीं करते हैं कि जितना वन हमारे क्षेत्र में है, चाहे घर में हो, घर के बाहर हो, जितना भी हो, हम उसको बचाएंगे और पूरी लगन से बचाएंगे। इसलिए नहीं है उनका जन्मदिन मनाए या कभी अपने दोस्त को कुछ गिफ्ट देना हो तो हम लोग एक पौधा देंगे। ठीक है, हम लोग पौधा देंगे, हम लोग अपने बर्थडे में पौधा लगाएंगे, ताकि जैसे जैसे हम ग्रो करेंगे वो भी ग्रो करेगा। तो हम लोग को भी इंटरेस्ट होगा, अच्छा ये आम का पौधा 5 साल का, तो हम लोग को भी जानने में इंटरेस्ट होगा। फिर हम लोग भी अपने दादा बाबा से पूछेंगे, अच्छा इसमें आम कब आएंगे, अच्छा इसको कितने साल लगते हैं आम आने में। ठीक है, तो ये धीरे धीरे इंटरेस्ट आप में जब डेवलप होगा तो आपके फ्रेंड्स में भी डेवलप होगा। तो अगली बार अगर आप किसी के भी बर्थडे में जाते हैं, आप कुछ उसको नहीं देंगे, उसके पास सब कुछ है, आप सिर्फ उसको एक पौधा देंगे, उसके साथ एक पौधा लगाएंगे और प्रॉमिस करेंगे कि नहीं हम इस पौधे को अपने बर्थडे, अगले बर्थडे तक रखेंगे और हर बर्थडे को यही प्रॉमिस करेंगे और एक नया पौधा लगाएंगे। का संरक्षण होता है,
जीवों का भी होगा, पेड़ पौधों का भी होगा, चिड़िया का भी होगा, सबका होगा। मगर उसी नेशनल पार्क में से कुछ एरिया को हम लोग फिर से नोटिफाई करके टाइगर रिजर्व बनाते हैं। क्यों? क्योंकि हम लोग विशेषकर उस प्राणी को संरक्षण देना चाह रहे हैं जो हमारा राष्ट्रीय पक्षी। इस कारण से उसको टाइगर रिजर्व, उसको एरिया को अलग से घोषित किया। तो ये उत्तर आपका गलत था। हमारे मध्य प्रदेश में 7 टाइगर लगा रहे हो ना, मैंने नहीं पढ़ी तो मुझे नहीं पता उसमें क्या लिखा है। अच्छा चलो, एक जर्नल वो पूछते हैं कि आपके मध्य प्रदेश में कितने टाइगर रिजर्व हैं, और सबके नाम जो बता लेगा। मध्य प्रदेश में 6 टाइगर रिजर्व हैं। 6 टाइगर रिजर्व हैं। कौन कौन से? पहला पेंच नेशनल पार्क, बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, फिर कान्हा किसली, वो कहाँ गए? खान साहब, हाँ आप बताओ कितने अपने टाइगर रिजर्व में? कितने टाइगर रिजर्व हैं? टाइगर रिजर्व जो है 7 हैं हमारे पास। 7 टाइगर रिजर्व हैं। देखिए, नेशनल पार्क में और टाइगर रिजर्व में थोड़ा सा अंतर है। शायद आप लोगों का एटीट्यूड उतना नहीं है, छोटे हैं, सीखिए थोड़ा सा। नेशनल पार्क एक बड़ा एरिया रहता है जहाँ पे हमारे बाघ को संरक्षित विशेष रूप से किया गया है, इसे हम टाइगर रिजर्व कहते हैं, या बाघ हिंदी में कहते हैं बाघ संरक्षित क्षेत्र। तो बाघ संरक्षित क्षेत्र जो है वो 7 है। वो हालांकि नेशनल पार्क के ही अंदर है, परंतु उनको क्यों बोला गया है? क्योंकि वहाँ पे एक योजना के तहत, ठीक है ना, बाघ परियोजना के तहत उनको संरक्षित, बस।
नमस्कार, मैं हूं मुकेश यादव। देखते रहे सच्चे और सार्थक समाचार।